Good morning, dear students. Let's continue with the chapter number 8, Cell, the Unit of Life. Today we are going to start with the new topic, cell organelles. Now, cell organelles are the part of the cell which are performing different tasks for the cell. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ऐसे ही एक सेल के पास अपने छोटे छोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो कि उसके लिए उसके अलग अलग टास्क को अकम्प्लिश करते हैं. अब ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर से कुछ ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स. ये चारों की जो एक्टिविटीज हैं वो आपस में मिलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं. सो इन चारों को हम या इन कुछ जो सिस्टम्स है इनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ये कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. इनके अलावा कुछ और जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट्स हैं प्लांट सेल्स के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया है सभी सेल्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, या फिर प्रोक्सिसोम्स हैं, ये इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. दे विल सिंपली बी कॉल्ड एज अदर सेल ऑर्गेनल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. Now, as we move on to cell organelles, we'll first of all be starting with mitochondria. Now, mitochondria is a double membrane structure. Double membrane structure है, इसकी दो membranes हैं, outer membrane और inner membrane. Outer membrane जो है वो स्मूथ है और फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है और स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट जिन्हें हम कहते हैं पोरिन्स. पोरिन्स जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तो 5000 डाल्टन्स या उससे कम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोरिन्स के थ्रू फ्रीली पास ऑन हो जाते हैं. तो इसलिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमिएबल है टू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी एंड एडीपी. तो जो भी यहाँ पर एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेसेस होंगी जिनमें कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे दे कैन फ्रीली मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू पोरिन्स. और जो एटीपी एडीपी बनेंगे they can also freely move out of the mitochondria through these porins. Now next we talk about inner membrane. जो inner membrane है माइटोकॉन्ड्रिया की वो comparatively complex है. इनमें बहुत सारे folds होते हैं और जो ये एक एक fold है this is called as a cristae. एक्चुअली क्रिस्टे का जो पर्पस है वो ये है कि जैसे हम विलाई पढ़ते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हैज दीज फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई. तो जिस तरह से विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, सिमिलरली वैसे ही क्रिस्टे जो है इन फोल्ड्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस, क्योंकि वहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है. तो आपको मैंने बताया था कि जैसे सेल का यहाँ पर वही सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि छोटे से एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए दे हैव दीज इनफोल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे. क्रिस्टे और जो प्रोटीन्स है इनर मेम्ब्रेन की ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन की तरह इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा परमिएबल नहीं है बल्कि कुछ ही चीजें जो है पास ऑन हो सकती हैं थ्रू द इनर मेम्ब्रेन. नाउ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? नाउ दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एज यू कैन सी बहुत स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, जबकि इन फोल्ड्स जो ये आपको नजर आ रहे हैं सो ईच इन फोल्ड एज आई टोल्ड यू इज कॉल्ड एज क्रिस्टे. अब यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होने की वजह से यहाँ पर बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसका साइटोप्लाज्म के जैसा ही कॉम्पोजिशन रहता है लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन कंटेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. जो मैट्रिक्स है विच इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसका फ्लूइड पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. इसके अलावा वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? सेमी मीन्स अगेन हाफ. हाफ ऑटोनोमस है क्यों? क्योंकि अ पार्ट ऑफ द processes which is done by mitochondria is itself controlled by mitochondria क्योंकि उसके पास अपना डीएनए और अपने प्रोटीन है. as you can see here it has its own DNA. उसके पास अपने राइबोसोम्स है which is the 70s. अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि although यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो 80s है लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है दे आर 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे themselves कैन डायरेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है यहाँ पर. तो वो अपने कुछ हद तक अपने प्रोटीन्स को और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही द वन दैट यू कैन सी हियर
This is what we call as the F0 F1 complex. Now this F0 F1 complex जो है ये यहाँ पर जो आप लोगों को प्रेजेंट नजर आ रहा है, this is a very important structure which is involved in the synthesis of the ATP. तो यहाँ पर जो हमारा ATP synthase enzyme है, ये अलग अलग जो ये कंपोनेंट्स हैं इनके थ्रू जब पास ऑन करते हैं हमारे ADP और फॉस्फेट्स के साथ कंबाइन करके, ओनली देन देयर इज सिंथेसिस ऑफ द ATP which takes place in the mitochondria. Now here also this is the structure given in the NCERT. So you can see here the crista they have shown, the matrix which is the fluid inside the mitochondria, the inner membrane is shown deeply folded and the outer membrane has been shown, and also the intermembrane space. Now same as here. Now here one thing I again want to say, emphasize here, which is ATP synthase particle. So as I told you, तो ATP का synthesis हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ATP synthase enzyme और ATP synthase particles यहाँ present है, which are helping in the synthesis of ATP. Now mitochondria functions. Functions क्या है आप लोगों को सबको पता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो ये जो मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हो रहा है which is in the form of ATP, which is the energy currency. तो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारे न्यूट्रिशन से हम लोग ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे हमने बताया आउटर मेम्ब्रेन को पास ऑन करके माइटोकॉन्ड्रिया तक भेज दिए जाते हैं. और वहां पर ये ऑक्सीजन के साथ आपको पता है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन होगा और ATP का प्रोडक्शन होगा. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैल्शियम आयंस की मेंटेन करता है, प्रॉपर अमाउंट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड और हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है अमोनिया की. एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस और द प्रोग्राम्ड सेल डेथ. सो अबनॉर्मल सेल्स जो नहीं, abnormal death of the cells due to dysfunction of mitochondria can affect the function of the organ. So अगर कोई functioning के अंदर कोई abnormal यहाँ पर functioning करना शुरू कर देगा सेल, तो there can be death of the cell. तो उसमें भी apoptosis जो है programmed cell death cause कर सकता है mitochondria. Now next we move on to plastids. Plastids जो है हमारे पास तीन टाइप के हम plastids लेते हैं, chromoplast, chloroplast and leucoplast. अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ग्रीन कलर टू द प्लांट्स देता है. एज यू ऑल नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट. इनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिन, ज़िंथोफिल्स. इनसे रेड, ऑरेंज, येलो कलर्ड जो आप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं आपको, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे पंपकिन्स हैं, ये सब या रेड कलर कैरेट का जो कलर है दैट्स बिकॉज ऑफ द कैरोटिनॉइड्स होता है. तो ज़ेंथोफिल्स येलोइश कलर जो आपको नजर आता है दैट्स बिकॉज ऑफ ज़ेंथोफिल. तो इनमें जो है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि कलरलेस होते हैं और स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं फैट और अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर जो है बेसिकली डिस्कॉइड ऑर्गेनल है जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है. क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फ्रूट्स में और फ्लावर्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और उनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो कि रूट, सीड्स और अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज. So here, so this is what we have studied, that plastids are of different types. Now we will be studying in detail about the chloroplast. Now chloroplast क्या होता है? Chloroplast, as I told you, double membrane structure है and very important, they are also semi-autonomous. Semi-autonomous है, again फिर वही बात है कि इनके पास अपने 70S टाइप राइबोसोम्स हैं और इनके पास अपना DNA है, तो कुछ हद तक ये अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं. अब इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होते हैं ये कॉइन शेप के जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स. ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक. जो ये कंप्लीट स्टैक है दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम, और बहुत सारे ग्रैनम को मिलकर बोलेंगे ग्रैना. अब जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर स्मॉल इंटरनल वॉल्यूम है इनका, टू मैक्सिमाइज हाइड्रोजन ग्रेडियंट प्रोटॉन एक्यूमुलेशन में हेल्प करते हैं यहाँ पर. अब यहीं पर ही जो ग्रैना है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटोसिस्टम्स विच इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिगमेंट से मिलकर फोटोसिस्टम्स बनते हैं जो कि हेल्प करते हैं अगेन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इनके अंदर अपना प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, अपना फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जो है वो यहाँ बीच में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड विच इज द स्ट्रोमा, जो कि कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहेगा जिनमें की एंजाइम्स और सूटेबल पीएच होगा जिससे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर सके.
Then between the grana there is a structure which is called as the stroma lamellae, जो कि कनेक्ट करते हैं थाइलाकॉइड स्टैक्स को, ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके. So this is what is given in the NCERT. Stroma देख सकते हैं आप यहाँ, the fluid part, the outer membrane is there, and then there is the inner membrane. यहाँ granum नजर आ रहे हैं आपको, the stack which is called as granum, and the thylakoids. Stroma lamellae is connecting the different grana. Now, this is something which is again something that I wanted to tell you people. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हुआ है, तो किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में ध्यान देते हैं. तो एंडोसिम्बायोसिस क्या है? एंडो मतलब अंदर, इन इनसाइड, राइट, एंड सिम्बायोसिस, सिम मतलब टुगेदर एंड बायो मींस लिविंग. तो एंडोसिम्बायोट क्या है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी के अंदर रह रहा है, किसी एक और ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है. तो एंडोसिम्बायोसिस जो है इससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सेल्स के अंदर, जैसे अब हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्पेशली आई वांट टू गिव रेफरेंस हियर, तो मैंने उसी के लिए स्पेशली ये वाला टॉपिक उठाया है यहाँ पर, बिकॉज हम कह रहे हैं कि दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस है. सेमी ऑटोनोमस है, अपना काम खुद भी करते हैं. अब क्योंकि वो अपना काम खुद कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कंप्लीट है. तो इसका मतलब है वो कुछ इस तरह से है कि वो मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनल्स का ओरिजिन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है कि उन्होंने कुछ फेगोसाइटोज करके उनको अपने अंदर ले लिया और फिर धीरे धीरे दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द सेल. सो यहाँ जो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है वो क्या कहती है? मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स evolved from simple phagotropic cells that ingested bacteria and cyanobacteria. The prey was not digested and physiological processes of the endosymbionts were used by the host. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे एक प्रोटो यूकैरियोट हम कह सकते हैं, मतलब विच इज बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. तो मतलब ना तो वो प्रॉपर हम कहेंगे कि वो प्रोकैरियोट है, ना ही कहेंगे कि वो प्रॉपर यूकैरियोट है. नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर इस धीरे धीरे उन्होंने उसको अपने अंदर लेना शुरू किया कुछ कुछ चीजों को, और फिर उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो गया, कुछ बैक्टीरियम अंदर लियो तो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द सेल. दे उनको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया. उनको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि उनकी एक्टिविटीज को अपने लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, फायदा उठाया उनकी एक्टिविटीज का. सो धीरे धीरे इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स थे दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द सेल. वो सेल का पार्ट बनते चले गए और वो क्या बन गए? उनके ऑर्गेनल्स की तरह एक तरह से डेवलप हो गए. सो नेक्स्ट वी हैव हियर द 3-dimensional एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज आ रही है, दैट गोज थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स का. आप यहाँ देख सकते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारा यहाँ ये नजर आएगा स्ट्रक्चर. कुछ साइड्स पर जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है. मतलब जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियर पोर्स हैं तो उसी में से ही अटैच हो जाता है पूरा का पूरा. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम दो टाइप का लेते हैं, आरईआर एंड एसईआर. आरईआर जो है आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच अपीयर्स टू बी रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंड एसईआर जो कि यहाँ पर रहेंगे smooth because of the absence of ribosomes. Because of the ribosomes, because ribosomes are the protein factories, तो उसकी वजह से RER is the site of protein synthesis. प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है. RER स्टेबल होता है, जबकि ये ज्यादातर एक्सोक्रीन सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में प्रेजेंट है. इनमें सिस्टर्ने से बनता है ये. SCR जो है इनमें लिपिड की सिंथेसिस होती है और ये बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं. इनमें लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल, इंटेस्टाइनल, एडिपोसाइट्स के अंदर, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट वी हैव हियर इज, नाउ यू कैन सी हियर द क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक आरईआर एंड एसईआर. तो यहाँ पर आपको ये जो रफ अपीयर कर रहा है बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स इज द आरईआर, और जो स्मूथ नजर आ रहा है दिस इज द एसईआर. Now the ribosomes here that you can see are not 70S, they are the cytoplasmic ribosomes which are 80S type. So that's all about this. We'll talk about the other organelles in the next video. Thank you, students.